वेलकम टू स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ये सीरीज़ मैं कर रहा हूँ, इस साल के प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और भी एग्ज़ाम जो हैं एसएससी सीजीएल जिसमें भी करंट अफेयर्स आ रहा है, वो एग्ज़ाम जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। ये पहला जो है वो है थॉमस कप। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि इंडिया ने थॉमस कप जीता है। इंडिया विंस थॉमस कप 2022 वाला। अब थॉमस कप क्या होता है? वर्ल्ड मेंस टीम चैम्पियनशिप है ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने पहली बार ये जीता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। ख़ास बात इसकी है ये हर साल नहीं होता है। ये पहले ये 3 साल में एक बार होता था और ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। पहली बात इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है। इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको कंडक्ट कराता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको कंडक्ट कराता है और ये हर 2 साल में एक बार होता है, एवरी 2 years। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ओके। इसके आगे हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। इस साल ये कहाँ कंडक्ट किया? इस साल ये जो कंडक्ट कराया गया वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड। और जो वर्ल्ड विमेंस टीम चैम्पियनशिप होती है उसको कहते हैं ऊबर कप। तो वर्ल्ड विमेंस टीम चैम्पियनशिप को हम कहते हैं ऊबर कप, और जो मैन वाला होता है उसको कहते हैं थॉमस कप। तो आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए थॉमस और ऊबर कप में। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट था। इंडिया ने जीत लिया है, ये देखिए मैंने फ़ोटो अटैच करी है टीम की। फिर हम आगे चलते हैं। एक है हाईएस्ट पेड एथलीट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से कौन सा 2022 में हाईएस्ट पेड एथलीट है? तो वो है लियोनेल मेसी, ठीक है। लियोनेल मेसी हैं, आपको याद रखना है। 130 मिलियन US$ जिन्होंने कमाए हैं एक साल में 2022 में, इंक्लूडिंग इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो इनके एंडोर्समेंट्स हैं, उनको दोनों को मिला के सबसे हाईएस्ट है ये। हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, लियोनेल मेसी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। अब आपको पता है बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, एवियन पॉपुलेशन होती है, तो वो माइग्रेट करती है। अराउंड 40% जितनी भी बर्ड्स की पॉपुलेशन है उसका 40% माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अराउंड 4000 स्पीसीज़ हैं, ठीक है। 4000 स्पीसीज़ बर्ड्स की माइग्रेशन करती हैं। साइबेरिया से आपने सुना होगा, साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, फ्लेमिंगोज आते हैं, बहुत तरीके के डिफरेंट तरीके के आपके जो है माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। तो ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये 2 बार साल में सेलिब्रेट किया जाता है। 14 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है और 18 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2 बार ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सेफगार्ड करना जो माइग्रेटरी बर्ड्स के हैबिटाट्स हैं। एक तो आपने सुना होगा नाम सेंट्रल एशियन हाईवे। तो ये जो फ्लाईवे जो माइग्रेटरी बर्ड्स के हैं, तो ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है अगर पूछ लिया तो ऑब्जेक्टिव है इनके हैबिटाट को सेफगार्ड करना है और इनकी हेल्थ इंश्योर करनी है, एंड इंश्योर देयर प्रॉपर हेल्थ। पहली बार ये 2006 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है सेलिब्रेट किया था, पहली बार 2006 में। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 40% जो है पूरी दुनिया की एवियन पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, हर साल माइग्रेट करती है, ठीक है। थीम आप इम्पॉर्टेंट है, थीम देख लेना। डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। अब ये डिम द लाइट्स का मतलब इसलिए है क्योंकि रात को क्या करते हैं ये लोग, नेविगेशन होता है इनके, जो ये नेविगेशन के हिसाब से चलते हैं। तो इनके जो ब्रेन होता है उसके अंदर इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो उस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है डे और नाइट के हिसाब से। अब होता क्या है कि ज़्यादा लाइट अगर होती है तो ये अपना रास्ता भूल जाते हैं, जो अपना इनका जो माइग्रेशन पाथ है उससे ये डेविएट कर जाते हैं। इसीलिए डिम द लाइट्स, रात को आप जितनी कम रोशनी हो सके उतनी कम रोशनी जलाएं, ठीक है। देख लीजिए ये फ्लेमिंगोज हैं, ये सारस क्रेन है, ये सारस क्रेन है, ये फ्लेमिंगोज हैं, रेड कलर बॉडीज होती है इनकी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक एंड्योरेंस मिशन है। अब ये लॉन्च किसने किया है? ये नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका एम क्या होगा?
पहले सबसे पहले तो आप याद रखिए एंड्योरेंस मिशन इज लॉन्च्ड बाय नासा, ठीक है। इसके आगे एम है इसको ये पता करना है कि पृथ्वी पर, अर्थ पर लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है, मतलब अर्थ पर ही क्यों करती है, वीनस पर क्यों नहीं करती। हालांकि जो वीनस था पहले उधर वाटर था, ठीक है। अब वीनस में क्या हुआ कि टेम्परेचर की वजह से जो है वाटर सकआउट तो नहीं हुआ, वहाँ वाटर जो ड्राई अप हुआ उस वीनस पर, वो इसलिए हुआ कि वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ठीक है। करंट तभी फ्लो करता है जब पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल जो है डेवलप कर जाए, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, तो ये जो एंड्योरेंस मिशन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को, उसको ये मेजर करेगा कि कितने जो है कितनी स्लो डाउन हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन में जब वो बाहर जा रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। तो ये दो काम करेगा, पहले तो ये मिशन ये पता लगाएगा कि अर्थ पर ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है और प्लैनेट्स पे क्यों नहीं करती। दूसरा ये पता ये करेगा कि अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, और उसको ये ऐसे पता करेगा, मैंने आपको बता दिया, मेजरिंग द एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ये डिटेक्ट करेंगे कि जब ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर रहा है तो ये कितना स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो एंड्योरेंस मिशन मैंने आपको बता दिया, ये लॉन्च किया है स्वेलबार्ड नॉर्वे से। स्वेलबार्ड नॉर्वे, ये आर्कटिक में है स्वेलबार्ड नॉर्वे। ये आपको लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए। यहाँ इंडिया का एक स्टेशन भी है आर्कटिक में। कमेंट में नीचे लिख के बताइए, एच से नाम है, हिंट दे रहा हूँ, आप कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि कौन सा स्टेशन है आर्कटिक में। उसके बाद आगे देखते हैं, ये मैंने फ़ोटो अटैच करी है, ये जो मिशन लॉन्च हुआ है नासा का, ये स्वेलबार्ड से लॉन्च हुआ है, ये नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अब हाल ही में इन्फ्लेशन का डेटा आया है, रिटेल इन्फ्लेशन को हम CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ जो बात हो रही है CPI की बात होगी आज, ठीक है। हालांकि होलसेल इन्फ्लेशन भी 15% क्रॉस कर गया है। CPI रिटेल इन्फ्लेशन क्रॉस किया है 7.79% अकॉर्डिंग टू डेटा बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये आपको याद रखना है, NSO रिलीज़ करता है इसको। CPI अगर पूछा जाए तो कौन रिलीज़ करता है, NSO। रिटेल इन्फ्लेशन अभी कितना है, 7.79%, तो काफ़ी इन्फ्लेशन है। 8 ईयर हाई, रूरल इन्फ्लेशन जो है 8 ईयर हाई पर है इस समय, 8.38%, और अर्बन इन्फ्लेशन जो है 18 मंथ हाई है, 7.09%, ठीक है। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं कि आपने सुना होगा GDP ग्रोथ। तो GDP ग्रोथ क्या होती है, GDP ग्रोथ दो तरीके से GDP ग्रोथ होती है, एक रियल GDP ग्रोथ होती है, एक नॉमिनल GDP ग्रोथ होती है। तो मान लीजिए किसी कंट्री ने 4% से ग्रोथ किया और 4% इन्फ्लेशन है, तो नॉमिनल GDP कितनी हो जाएगी, 4 + 4 यानी 8%। लेकिन एक्चुअली में आपकी GDP कितने परसेंट से ग्रो करी, वो तो 4% से ग्रो करी ना। तो होता क्या है, उसको GDP डिफ्लेटर होता है। वो GDP डिफ्लेटर जब हम लगाते हैं तो रियल GDP आ जाती है, यानी कि रियल GDP 4% है, इन्फ्लेशन 4% है, तो आपकी नॉमिनल GDP 8% आ गई। मान लीजिए इन्फ्लेशन अभी मान लीजिए 8% है, GDP ग्रोथ करी 2% से, तो GDP ग्रोथ दिखाएगा 10%, लेकिन 10% तो हुई नहीं ना, 8% तो इन्फ्लेशन ही था, मुद्रास्फीति थी, जो जनरल प्राइस राइज हुआ। एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद रखना है, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें से फूड और फ्यूल के प्राइजेस को एक्सक्लूड किया हुआ है, निकाला हुआ है। तो वो आया है अप्रैल में 6.97%, तो ये बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा RBI जो है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है। कमेंट में लिख के नीचे बताइए कितने मेंबर की कमेटी होती है। आधे मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, आधे मेंबर जो है RBI अपॉइंट करती है। तो इसका जो मेन टास्क होता है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग,
तो ये जो टारगेट करना है ऑफिशियली 4% करना है ±2%, यानी कि जो विंडो है आरबीआई के पास वो 2 से 6% की विंडो है, यानी इन्फ्लेशन 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो आरबीआई का मेन टास्क है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इसमें आरबीआई फेल हो चुका है, क्योंकि आप ये देखिए इन्फ्लेशन कितना हाई हो चुका है। अभी न्यूज़ आ रही है कि इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इन्फ्लेशन का। अब इसके रीजंस दिए गए हैं कि भाई इतनी महंगाई क्यों हो गई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, तो कैसे वो कम कर सकती है। अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा रेपो रेट बढ़ के 4.40% हो गया है, 40 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे जो है बैंक्स होती हैं वो आरबीआई से लोन लेती हैं और ब्याज देती हैं आरबीआई को। अब आरबीआई कह रहा है कि मैं आपको लोन दूंगा लेकिन ज़्यादा ब्याज पे दूंगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करूंगा, तो बैंक्स डेटर करेंगी, कम लोन लेंगी। आरबीआई चाहता है कि ये कम ले, मार्केट में जितना कम मनी सप्लाई होगा इन्फ्लेशन उतना कम हो जाएगा। सिंपली आप याद रखिए, मार्केट में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हो गया। बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो गया तो उसको पास ऑन करेंगे वो कंज्यूमर पे, यानी कंज्यूमर को होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लेना महंगा हो गया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बिल भी महंगे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लोगों की मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई मान लीजिए कम पैसे हैं लोगों के पास, तो वो डिमांड ही नहीं इतनी रखेंगे, सप्लाई उतनी मेंटेन है। सप्लाई अगर उतनी मेंटेन है तो फिर प्राइस नीचे चले जाएगा। लेकिन अभी ये रीज़न दिए गए हैं, महंगाई हुई क्यों, उसके रीजंस ये दिए गए हैं कि भाई एक तो देखिए पहले से एनपीए क्राइसिस चला रहा था बैंक्स का, ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चली आ रही थी। आप देखिएगा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद आ गया कोविड, उससे डिस्ट्रप्शंस हो गए, बिजनेसेस में लॉस हो गया, एमएसएमईज में लॉस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक ये चीज़ हुई कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया, उसमें आप पता है कोल की शॉर्टेज हो गई, नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो गई, क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रॉब्लम्स हो गई, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, क्योंकि हम पेमेंट तो कच्चा तेल जो हम खरीदते हैं उसका पेमेंट तो रुपये में थोड़ा ना करते हैं, हम तो डॉलर में करते हैं। उससे क्या हुआ कि हमारा जो है रुपये भी वीक हो गया। भाई हम डॉलर देते जा रहे हैं, हमारे पास तो है नहीं, तो डॉलर जितना हम देंगे उतना ही जो है हमारा रुपया वीक हो जाएगा। एक ये कारण था। फिर एक ये कारण भी बोला कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया यूएस फेडरल रिजर्व से। अभी हाल ही में जो है आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी कि प्रोडक्शन कम हुआ है, वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है। अब जो भी रीज़न रहा हो, क्लाइमेट चेंज रहा हो, नहीं रहा हो, हाल ही में नासा ने एक डेटा ये भी दिया था कि इंडिया का जो एक तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हीट वेव चल रही है, 46 to 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है नॉर्दर्न प्लेन्स में। दूसरा ये है कि जो सॉइल का टेम्परेचर है, सॉइल का वो 60 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है, 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप सोचिए कितना, मतलब जो ये चीज़ें होनी थी 2070-80 में अभी हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज से वीट का प्रोडक्शन इफेक्ट हो गया है। अब सप्लाई नहीं है, मार्केट में सप्लाई नहीं है तो क्या होगा भाई, कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है, वीट एक स्टेपल सप्लाई चाहिए वीट की, वीट कम है तो क्या होगा, पीडीएस में इफेक्ट करेगा। भाई आप पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप देते हैं ना, राशन शॉप्स के तहत सरकार देती है, तो वो नहीं, वहाँ दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम। और फिर मार्केट में जब सप्लाई कम है तो फिर आपको पता है डिमांड सप्लाई कम है, डिमांड उतनी है तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन इसलिए भी बढ़ रहा है। तो फिर हम आज के लिए हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। मैंने आपको बता दिया इन्फ्लेशन क्या होता है। एक फूड प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा आप देखना 8.38%। तो देखिए ये जो खाद्य मुद्रास्फीति है तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं इन्फ्लेशन को। और इन्फ्लेशन ना ऐसा नहीं होता कि बढ़ रहा है तो ख़राब है। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होता है जॉब क्रिएट करता है वो, लेकिन दिक्कत यह है कि उसको बैलेंस करना होता है। 2 से 6% टारगेट कर रही है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। एंड्योरेंस मिशन मैंने आपको बता ही दिया। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मैंने आपको बता दिया। न्यूनल मेसी बता दिया, फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एथलीट है। और फिर मैंने आपको थॉमस का बता दिया, इंडिया ने रिसेंटली पहली बार जीता है। ऊबर कप जो है वुमेन्स वाला होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं आप कोशिश करिए, गूगल करें या कहीं से पता करें और कमेंट करें। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं वही रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए भी। और
जो भी एग्ज़ाम्स है, MPPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो भी SSC CGL जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा रहा है तो मैं रेलिवेंट करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।